स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? गॉस का नियम। गॉस के नियम के हेल्प से हम लोगों ने किसी भी चालक का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का प्रयास किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव क्या होता है ये जानेंगे। तो जैसे जिस प्रकार 11वीं क्लास में आप लोगों ने कुछ चैप्टर पढ़ा है कि जैसे द्रवों का जो प्रवाह होता है वह हमेशा ऊंचाई से गहराई की तरफ ही होता है, यानी कि द्रवों का प्रवाह उच्च धारा से निम्न धारा की तरफ होता है। ऐसी ऊष्मागतिकी में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कौन? ताप। यानी जब दो बिंदु के बीच में ताप का अंतर होगा तो अधिक ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होगी। ठीक, जैसे हवा यानी वायु किधर प्रवाहित होता है? अधिक दाब से निम्न दाब की ओर। यानी हवा के प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करता है? दाब। यानी दाब में अंतर। अगर दो वस्तुओं यानी दो बिंदुओं की जगह अगर दाब में अंतर होगा तभी जाके हवा यानी गैस गति कर सकते हैं, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर। तो यानी कि जिस प्रकार ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा को तापांतर यानी ताप प्रदर्शित करता है और गैसों के स्थानांतरण को यानी गैसों के स्थानांतरण की दिशा को दाबांतर यानी दाब निर्धारित करता है, ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है उस भौतिक राशि का नाम है विभव। यानी विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यानी चालक में आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा इसकी दिशा को निर्धारित करता है कौन? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह भौतिक राशि जो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती हो उसे कहेंगे वैद्युत विभव। याद रहे, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, उसको बोलते हैं वैद्युत विभव। बट डेफिनेशन जो होता है ये नहीं होता, ये केवल वैद्युत विभव का शाब्दिक अर्थ हुआ। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी चालक में ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करता है तापांतर यानी ताप, ठीक उसी प्रकार चालक में आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की परिभाषा की अगर बात करिए, डेफिनेशन की बात करें अगर, तो परिभाषा इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, तो उसी कार्य को बोलते हैं वैद्युत विभव। ध्यान रहे, अनंत से परीक्षण धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है उसी को बोलते हैं वैद्युत विभव। यानी कि किसी भी परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा उसी बोलेंगे वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है? प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। प्रति एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो वैद्युत बल लगेगा, तो वैद्युत बल के विरुद्ध उस आवेश को क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं वैद्युत विभव। तो इसको प्रदर्शित करते हैं V से, वैद्युत विभव प्रदर्शित करते हैं V से। तो वैद्युत विभव V बराबर कार्य और बटे परीक्षण धनावेश। तो प्रति एकांक परीक्षण Q नॉट को बोलते हैं परीक्षण धनावेश। तो प्रति एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि होता है। यह दूसरे के यानी आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है लेकिन खुद इसकी दिशा नहीं होता, इसलिए यह अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसके मात्रक और बीमा की बात करें मात्रक तथा बीमा,
तो मात्रक की बात करें तो विभव का मात्रक क्या होगा, देखिए कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो V बराबर क्या होगा, V का मात्रक बराबर क्या होगा, जूल और प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हिंदी में लिखता हूँ, जूल प्रति कूलाम, यानी V बराबर जूल प्रति कूलाम, या इसी को बोलते हैं बोल्ट, इसी को बोलते हैं बोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। ये मात्रक हुआ। बीमा की बात करें तो V की बीमा कैसे निकालते हैं, लेफ्ट साइड की बीमा बराबर राइट साइड की बीमा। तो V की बीमा बराबर कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा, नीचे आवेश है तो आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होता है, कार्य की बीमा यम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये कार्य की बीमा, और बटे आवेश की बीमा क्या होता है, ए इंटू टी। आवेश की बीमा क्या होता है, ए इंटू टी। ए मतलब एम्पियर, टी मतलब टाइम। तो अब ये चला जाएगा ऊपर, ये यम एल स्क्वायर, ये टी जाएगा ऊपर तो पावर यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा -1 जाएगा तो पावर जाएगा -3, और ए जाएगा ऊपर तो ए की पावर -1। तो यम एल स्क्वायर टी पावर -3 और ये इनवर्स, ये हो गया V की बीमा। तो विभव की बीमा बराबर कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। कार्य की बीमा होता है यम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक। और विभव आवेश की बीमा क्या होता है, ए इंटू टी, धारा इंटू समय बराबर होता है आवेश, ठीक। क्योंकि आप 10th में पढ़े I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। I को A से पढ़ेगा, T को कैपिटल T, तो Q की बीमा बराबर A इंटू टी। तो A इंटू टी, टी चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -3 पावर में, और A चला जाएगा ऊपर तो A इनवर्स। तो ये हो गया मात्रक और बीमा। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि आखिर कोई एकल बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, तो उस एकल बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कितना विभव होगा, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो अगला हेडिंग है एकल बिंदु आवेश का वैद्युत विभव। तो एकल बिंदु आवेश का वैद्युत विभव, तो मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है Q, माना कोई बिंदु आवेश है Q, यह Q है, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वह इससे R दूरी पे इसका वैद्युत क्षेत्र है, यह दूरी है R, यह इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक। अब इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ R दूरी तक है, इसी के क्षेत्र में किसी आवेश को, कौन सा आवेश, परीक्षण धन आवेश को लाना है, कहाँ से लाना है, अनंत से। अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे वैद्युत विभव। तो उसी कार्य की गणना करते हैं हम लोग। तो मान लिया कि हमने कोई बिंदु आवेश Q है, इसका R दूरी तक वैद्युत क्षेत्र है, इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण धनावेश को अनंत से लाएंगे। तो माना आवेश Q आवेश का R दूरी तक वैद्युत क्षेत्र E है, में परीक्षण धन आवेश को अनंत से लाया जा रहा है। मान लेते हैं कि कोई आवेश Q0 है, कहाँ पे है, अनंत पे है, अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र के पास लाया जा रहा है, इस तरीके से इसके वैद्युत क्षेत्र के पास लाया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि जब यह वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B पर पहुंचता है, कहाँ पे, B पे, यानी यह आवेश Q0 कहाँ पहुंच गया, B पे। माना किसी क्षण Q0 वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर पहुंचता है, जहां Q से इसकी दूरी, Q यानी इससे इसकी दूरी कितना रह जाता है, हम मान लेते कितना रह जाता है, x। ये R यहाँ तक है, ध्यान रखें, यह R जो है यहाँ तक है। जब यह बिंदु B पे आया तो मानते हैं Q से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, जहाँ इसकी दूरी Q से इसकी दूरी x है। तो जब कोई भी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में आ जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगेगा, तो इस Q0 पे कितना वैद्युत बल लगेगा ये गणना करते हैं। तो
क्यू नॉट पर कार्यरत वैद्युत बल। तो F बराबर वैद्युत बल F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश क्या है Q नॉट, बटे पहले और दूसरे के बीच की दूरी x का वर्ग, ये हो गया वैद्युत बल। अब देखिए ये भी धनावेश है, ये भी परीक्षण धनावेश है। परीक्षण धनावेश मतलब केवल टेस्ट करने के लिए लाते हैं इसको कि इसका वैद्युत विभव कितना होगा। तो इस परीक्षण धनावेश, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कि इसको प्रतिकर्षित करेगा, जब प्रतिकर्षित करेगा तो इधर जाएगा ऐसे, तो ये बल की दिशा इधर हो गया, ये क्या है प्रतिकर्षण है, ये प्रतिकर्षण बल है। अब जब प्रतिकर्षित होगा तो यह B से पीछे की तरफ खिसकेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना बल F के कारण अब हमको देखिए कि प्रतिकर्षण इधर हो रहा है, लेकिन हमको लाना किधर है, वैद्युत क्षेत्र की तरफ लाना है, अंदर की तरफ लाना है। तो जब यह बाहर की तरफ बल लग रहा है तो अंदर की तरफ अगर विस्थापन हम करा रहे हैं, हमारे dx विस्थापन हमने करा दिया जो कि बल के विपरीत दिशा में, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य निकालना है। तो माना बल के विरुद्ध मतलब ये बल बाहर की तरफ है, इसको विस्थापित कर अंदर की, माना बल के विरुद्ध तय किया गया विस्थापन dx है तो किया गया कार्य, जब विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो dw बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुणे विस्थापन या फिर dx। अब बल बाहर की तरफ लग रहा है, विस्थापन हमने करवाया है अंदर की तरफ, तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो विपरीत दिशा में जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य। तो यहाँ से क्या मिला, माइनस और F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे x स्क्वायर और dx, ये है dw। और हमको टोटल कार्य निकालना है, कुल कार्य मतलब ये तो अभी B से थोड़ा सा खिसका है तब इतना कार्य मिला हो। Q नॉट को ला कहाँ से रहा है, अनंत से, कहाँ तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में कितना कार्य होगा उसी बोलेंगे विभव। तो अभी हमको कार्य केवल मिला है कि B से अंदर की तरफ कितना विस्थापित हुआ है dx, तो dx विस्थापन का कार्य मिला है। हमको लाना कितना था, अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक विस्थापन जो है उसके लिए कार्य। हम लोग क्या करेंगे, इसी को समाकलन करते हैं, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक है, r तक लाने पर किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो W बराबर इधर समाकलन कहाँ से, अनंत से r तक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है सो इसे लिखेंगे Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। अब d की बात केवल x का समाकलन होगा, बाकी सबको कॉमन कर लेंगे बाहर। तो W बराबर क्या मिला, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये बाहर हुआ, इंटीग्रल इंफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर और dx, ये बचा। d के बाद x केवल x का ही समाकलन होगा, बाकी सब बाहर हो गया। समाकलन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, 1/x स्क्वायर का जो समाकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर dx, यानी 1/x स्क्वायर का पूरा समाकलन, इस पूरे का आंसर होता है 1/x माइनस 1/x का। और लिमिट जैसा है तैसा लिखेंगे, लोअर लिमिट इंफिनिटी है, अपर लिमिट r। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं लिमिट लगा के। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, पहले क्या करते हैं कि अपर लिमिट रखते हैं x के स्थान पे, तो 1/r, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस पहले से करेंगे, फिर पहले से यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस 1/, लोअर लिमिट क्या है, x की जगह इंफिनिटी रखेंगे। तो लिमिट हमेशा कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट x की जगह पहले r रखेंगे, फिर माइनस लगाते हैं, यहाँ पहले से माइनस तो हो जाएगा प्लस, फिर x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट माइनस 1/r प्लस 0, 1/इंफिनिटी का वैल्यू होता है 0, ये माइनस 1/r प्लस 0 यानी माइनस 1/r, माइनस 1/r इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और अपान क्या हो गया r, ये मिला कार्य। अब देखिए विभव की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, V बराबर W बटा Q, यानी कि W में Q नॉट से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे Q नॉट मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, विच इंप्लाइज दैट W अपान Q नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो इस W बाई Q नॉट को क्या लिखते हैं, V विभव, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये मिल गया वैद्युत विभव। तो एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव r दूरी पर वैद्युत विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R।
यानी कि जो विभव होता है वह समानुपाती होता है किसके, Q के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह R का ग्राफ ले ले और यह Q विभव का, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा इस तरीके से। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी बढ़ेगा तो विभव घट जाएगा, यानी दूरी कम है तो विभव ज़्यादा है, दूरी बढ़ रहा है तो विभव धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ये रहा वैद्युत विभव। अभी हमने पढ़ा है एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे वैद्युत विभव, फार्मूला था 1/4πε0 Q/r करके। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक +Q और एक -Q होता है। द्विध्रुव की कुल लंबाई होता है 2l। यह द्विध्रुव का केंद्र होता है O से राइट साइड की दूरी यानी आधी लंबाई l, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, और लेफ्ट साइड आधी दूरी l। और इसको अक्षीय स्थिति में हमको निकालना है वैद्युत विभव। तो पहला इसमें पॉइंट होगा, पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव में पहला पॉइंट होगा अक्षीय स्थिति में। तो इन एग्जैक्ट पोजीशन, अक्षीय स्थिति मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P होगा और उस बिंदु P पे विभव कितना होगा इस द्विध्रुव का, वही निकालना है। तो इस बिंदु P पे जो विभव होगा उसका कैलकुलेशन करना है। तो हमने मान लिया कि द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है और इसी बिंदु P पे विभव निकालना है। तो हम मान ले रहे हैं कि जो +Q आवेश है इसके कारण जो विभव है वह है V1 और -Q के कारण जो विभव है वह है V2। तो माना +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V1 है। तो V1 है तो V1 का वैल्यू क्या होगा, अभी देखिए V बराबर क्या था, 1/4πε0 आवेश है Q बटे आवेश से बिंदु की दूरी। तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी P की दूरी नहीं मालूम है, यहाँ से दूरी R मालूम है। R में अगर यल जोड़ दिए इतना यल तो यहाँ से इसकी दूरी पता चल जाएगा। तो आवेश बटे आवेश से बिंदु की दूरी, यहाँ से दूरी क्या है यल और प्लस R, तो हो जाएगा R प्लस यल। तो आवेश से बिंदु की दूरी ये हो गया V1। फिर इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 है। -Q के कारण इस बिंदु पर विभव कितना है V2। तो V2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, V2 बराबर V का फार्मूला अभी पढ़े 1/4πε0 आवेश क्या है -Q बटे आवेश से बिंदु की दूरी। ध्यान रहे कि विभव अदिश राशि होता है, तो अदिश राशि को जब भी हम लोग लिखते हैं तो चिन्ह सहित लिखते हैं। सदिश राशि में चिन्ह सहित नहीं लिखा है, क्योंकि सदिश राशि में चिन्ह ही बताया जाता है दिशा, लेकिन यहाँ पे ये अदिश राशि इसलिए माइनस के साथ लेंगे। तो -Q और बटे इस Q से इस बिंदु की दूरी यानी यह दूरी नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक R पता है और यहाँ से यहाँ तक यल पता है। तो पूरे R में से यल घटा देंगे तो दूरी पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा R माइनस यल। तो अब एक ही बिंदु पे दो विभव काम करें, एक V1 और एक V2, तो कुल विभव क्या हो जाएगा। तो बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल परिणामी विभव क्या हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। हमेशा विभव जुड़ता है, तो किसी भी बिंदु पे दो या दो से अधिक विभव कार्य करे तो उस बिंदु पे कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे। तो यहाँ पे दो विभव काम करते हैं V1 प्लस V2, मान रख देते हैं। V1 का वैल्यू 1/4πε0 Q बटे R प्लस यल। फिर V2 का वैल्यू है 1/4πε0 -Q बटे R माइनस यल। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए V बराबर सॉल्व करेंगे, कॉमन क्या है Q बटे 1/4πε0 कॉमन है, यानी Q/4πε0 कॉमन है दोनों में। यहाँ से क्या बचा 1 बचा ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हर में क्या बचा R प्लस यल। तो R प्लस यल, फिर Q तो निकल गया तो ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर बचा 1 नीचे बचा है R माइनस यल। अब इसी को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो Q/4πε0 इसका इधर मल्टीप्लाई R माइनस यल और इसका इधर मल्टीप्लाई माइनस R माइनस यल। जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, बटे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा R² माइनस यल²। ऐसा पीछे कई बार सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए -R से +R से कैंसिल, ये हो गया Q/4πε0। ऊपर बचा क्या यल और यल मिलके -2l/R² माइनस l²। फिर चूंकि जो R होता है वह यल से काफ़ी बड़ा होता है, तो R² में से l² चाहे जोड़िए चाहे घटाइए वो R² के बराबर ही होता है।
तो क्या मिलेगा, v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया -2L/r²। अब Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बटे r²। क्योंकि हम यहाँ केवल परिमाण निकाल रहे हैं, तो परिमाण निकालेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, प्लस। तो v बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ये हो गया वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया था, यहाँ पे आया था 2P/r³। यानी कि विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखेंगे तो r का केवल अंतर हुआ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पे क्या था, r³ और यहाँ पे था 2P, इसमें क्या है, केवल r² है। तो ये था वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में। दूसरा इसमें पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए। तो B जो होगा निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में फिगर बना लेते हैं। ये वैद्युत ध्रुव है, यह प्लस Q आवेश, यह माइनस Q आवेश, यह इसका केंद्र O, इधर दूरी है L, इधर दूरी है L। और इसके केंद्र O से निरक्षीय से यानी लंबवत तो ऊपर कोई बिंदु होगा P, इस बिंदु P पर ही विभव ज्ञात करना है। और इसके केंद्र से इसकी दूरी कितना है, R। तो इस बिंदु P पे विभव ज्ञात करना है, तो आवेश से बिंदु की दूरी हम मिला देते हैं इसे। तो इसका विभव क्या है, V1, इसका विभव क्या है, V2। तो इसका विभव V1 निकालना है, तो देखो इसके निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, इस बिंदु P पे पहले का विभव निकालना है। तो प्लस Q के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है Q और बटे आवेश से इस बिंदु की दूरी। तो आवेश से इस बिंदु की दूरी यह दूरी है, यह दूरी कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ऐसे ये भी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी r² प्लस l², समीकरण नंबर 1। माइनस Q के कारण, ऐसे ही माइनस Q के कारण P पर विभव निकाल लेते हैं। तो माइनस Q के कारण P पर विभव कितना है, V2। तो V2 बराबर फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश माइनस Q बटे आवेश से बिंदु की दूरी क्या है, वही है r² प्लस l² है। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा अंडर रूट में r² प्लस l²। फिर प्लस V2 वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपन अंडर रूट में r² प्लस l²। अब ये माइनस ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए Q अपन सेम चीज़ है पूरा, यह इसके बराबर है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। तो V बराबर क्या हो गया, 0। यानी वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कोई भी विभव कार्य नहीं करता। तो वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। तो वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, 0 होता है। तो ये रहा वैद्युत विभव, वैद्युत ध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ वे काल्पनिक पृष्ठ होते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु का विभव जो होता है वह एक समान होता है। यानी कि ऐसे काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु एक ही विभव पर स्थित होते हैं, उस पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु एक ही विभव यानी जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण क्या होंगे तब, तो समविभव पृष्ठ के गुण, पहला गुण ये है कि प्रत्येक बिंदु का जो विभव होता है वो एक समान होता है, जो कि परिभाषा में बोला गया है कि जब प्रत्येक समविभव पृष्ठ हम उसी बोलेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, एक समान होता है। यानी उसका समविभव पृष्ठ का गुण क्या हो गया कि उसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, एक समान होगा। अब जब किसी पृष्ठ के दो बिंदु का यानी प्रत्येक बिंदु का जब विभव एक समान है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि विभव में अंतर शून्य है, जब विभवांतर शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि अभी अपने पढ़ा है कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश, जब विभव में अंतर शून्य है तो यह अगर शून्य है, विभवांतर कुछ नहीं है,
क्योंकि विभव एक ही है तो अंतर नहीं है, जब विभव में अंतर नहीं है तो ये क्यू इधर डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यानी कार्य बराबर क्या आ गया, शून्य। यानी कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को गति कराने के लिए कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं होती, यानी किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य रहता है। चौथा क्या है कि समविभव पृष्ठ और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे की लंबवत होती हैं। यानी जब वैद्युत बल रेखा अगर ये है तो पृष्ठ कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी वैद्युत बल रेखाएं और पृष्ठ एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत होंगे। फिर अगर दो या दो से अधिक पृष्ठ है तो वो पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तो ये रहा समविभव पृष्ठ। अब इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को गति कराना है तो जो कार्य करना पड़ेगा वैद्युत बल के विरुद्ध, उसी को बोलेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लेते हैं, अच्छा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसी को कहेंगे। इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा मतलब दो बिंदु आवेश होंगे उनसे जो निकाय बनेगा उनकी स्थितिज ऊर्जा, ये कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक आवेश है Q1 बिंदु A पे और एक आवेश है Q2 बिंदु B पे, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, परस्पर R दूरी पर स्थित है। तो हम मानते Q1 का बिंदु B पे यानी R दूरी पे इसका जो वैद्युत विभव है वो है V1। माना आवेश Q1 का R दूरी पर वैद्युत विभव V1, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V का फॉर्मूला क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह क्या है Q1 बटे Q1 से दूरी क्या है R। ये हो गया वैद्युत विभव। अब इसी V1 कहाँ तक है, R तक, यानी इसी V1 में ही आवेश क्या है Q2। तो किसी विभव में आवेश को लेके जाते हैं तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q2 विभव V1 में स्थित है, अतः किया गया कार्य। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, अभी आप पढ़े हैं कि V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा V/Q। तो W बराबर V1 और इंटू Q की जगह क्या है Q2। तो V1 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R और इंटू Q2। अब इसी कार्य को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किससे दिखाते हैं, U से। U बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इतना जूल। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये हुआ। अब आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, वोल्ट मतलब विभव। तो आवेश गुणे विभव बराबर क्या होता है, कार्य। यानी यह कार्य का मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक है। तो अभी आपको पता है चूंकि कार्य बराबर, चूंकि विभव V बराबर क्या होता है W/Q। यदि V बराबर मान ले 1 वोल्ट और Q बराबर मान ले E यानी इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 × 10⁻16 गुणा मान ले, इतना एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो W का मान निकाल देते हैं। W बराबर V/Q। V का मान है 1, Q का मान है 1.6 × 10⁻19 गुणा।
तो ये हो जाएगा जूल। तो यानी W बराबर क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल। और इसी को क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने एक वोल्ट लिया और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यानी कि W ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ क्या कि अगर दो बिंदु के बीच में जो विभवांतर है, दो बिंदु के बीच में अगर विभवांतर 1 वोल्ट हो और इसी विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसे बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है या वह किया गया कार्य है जो 1 वोल्ट के विभवांतर में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में किया जाता है। यानी कि जब 1 वोल्ट विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है तो किए गए कार्य को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 वोल्ट विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए किए गए कार्य को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने के लिए किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आगे चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। तो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो वैद्युत धारिता स्टार्ट होगा।